एक तरफ सालू की रहस्यमयी कैद, दूसरी तरफ वेदांश के हाथ लगा ऐसा सुराग जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 55। अपने कमरे में नूतन जी बार बार सालू का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन हर बार वही जवाब सुनाई देता, स्विच्ड ऑफ। झुंझुलाकर उन्होंने मोबाइल बेड पर फेंक दिया। आखिर ये लड़की गई कहाँ? फ़ोन भी बंद आ रहा है। बेचैनी में उन्होंने पूरे कमरे में चहलकदमी शुरू कर दी। उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला। अंगद अंदर आया। उसके चेहरे पर भी तनाव साफ दिखाई दे रहा था। नूतन जी ने तुरंत खुद को सामान्य किया और उसकी तरफ देखते हुए पूछी, अंगद, कुछ पता चला? सालू कहाँ है? 2 सप्ताह हो गए, उसकी कोई खोज खबर ही नहीं मिल रही है। अंगद बाहर से जितना शांत दिख रहा था, अंदर उसका दिमाग उतना ही बुरी तरह उलझा हुआ था। आखिर हो क्या रहा है? एक एक करके सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। पहले नकाबपोश से संपर्क टूट गया, अब सालू भी गायब है। ऊपर से आयुष का वापस आ जाना, संध्या जी का भी होश आ जाना। लगता है उसकी किस्मत सच में करवट ले चुकी है। नूतन जी की आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। कुछ पूछ रही हूँ मैं, मिला कोई पता? अंगद ने लापरवाही दिखाते हुए कंधे उचका दिए। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? शायद अपने गांव चली गई होगी। नूतन जी एक पल के लिए चुप हो गई। आखिर सालू को राठौर मेंशन तक लाने वाला अंगद ही था। नकाबपोश के आदेश पर उसी ने सालू को इस घर में जगह दिलवाई थी। हालांकि आज तक वह यह नहीं जान पाया था कि सालू असल में कौन है, उसका अतीत क्या है और वह किस मकसद से इस घर में आई थी। अंगद तो बस इतना जानता था कि अगर उसने नकाबपोश का हर आदेश माना तो एक दिन डोमिनियन एंटरप्राइजेस का मालिक वही बनेगा। इसी लालच में उसने पूरे परिवार से झूठ कहा था कि सालू इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसका कोई अपना नहीं है। अगर उसे राठौर मेंशन में रहने दिया जाए तो एक तरफ संध्या जी की देखभाल हो जाएगी और दूसरी तरफ उस बेसहारा लड़की को भी एक सहारा मिल जाएगा। तभी नूतन जी ने अचानक भव्य सिकुड़ते हुए पूछा, 1 मिनट, आपने तो कहा था कि सालू का इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अनाथ है। फिर यह कौन सा गांव चली गई? यह सुनते ही अंगद के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। जल्दबाजी में उसके मुंह से जरूरत से ज्यादा निकल गया था। उसने मन ही मन खुद को कोसा, फिर गहरी सांस लेकर सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोला, मेरा मतलब वह नहीं था। माना कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उसका कोई गांव ही नहीं होगा। हो सकता है कि कोई दूर का रिश्तेदार हो या जहां उसका बचपन बीता हो वहीं चली गई हो। नूतन जी अचानक अपनी भव्य सिकोड़ ली। लेकिन अचानक 3 साल बाद उसे अचानक अपना गांव, अपने रिश्तेदार याद आ गए। यह सुनते ही अंगद एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर तुरंत खुद को संभालते हुए उसके होठों पर जबरदस्ती मुस्कान आ गई। देखिए नूतन जी, हो सकता है कि संध्या जी को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अब जब उन्हें होश आ गया है तो शायद उसे लगा हो कि कुछ दिनों के लिए वो बाहर निकल सकती है। आखिर 3 साल तक वह लगातार राठौर मेंशन में रहकर सिर्फ संध्या जी की सेवा ही तो करती रही है। अगर अब अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने कहीं चली भी गई तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? मैं कहता हूँ आप बेवजह इतनी चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है वह वापस आ जाएगी। नूतन जी कुछ पल तक उसे गौर से देखती रही। पता नहीं क्यों आज उन्हें अंगद की बातों में पहले जैसी सहजता महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ छिपा रहा हो। लेकिन अगले ही पल अंगद ने खुद ही बात का रुख बदल दिया और कहा, वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। 2 हफ्ते होने को आए,
वेद अभी तक अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं लौटे और मन्नत, उसे भी तो पता चल गया होगा कि संध्या जी को होश आ गया है, लेकिन वो भी एक बार उन्हें देखने के लिए राठौर मेंसा नहीं आई। अजीब नहीं लगता आपको? यह सुनते ही नूतन जी का पूरा ध्यान सालू से हटकर वेदांश और मन्नत पर चला गया। उन्होंने गहरी सांस ली और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, बिजनेस ट्रिप, वह तो सिर्फ एक बहाना है। वेद उसी लड़की को संभाल रहे होंगे। जैसे ही उसे पता चला होगा कि दीदी को होश आ गया है, तो वेद को समझ आ गया होगा कि मन्नत का राठौर मेंशन में आकर दीदी का सामना करने की हिम्मत नहीं होगी। फिर उन्होंने कटाक्ष भरी हंसी हंसते हुए कहा, और सच कहूँ तो उसका यहाँ ना आना ही बेहतर है। पता नहीं उसे देखकर दीदी की तबीयत फिर से बिगड़ जाए। अभी उनकी हालत ऐसी नहीं है कि कोई पुराना जख्म दोबारा हरा किया जाए। कुछ पल रुककर उन्होंने गुस्से से कहा, लेकिन वेद से भी क्या उम्मीद करे? 3 साल पहले भी उसी लड़की के पीछे जाने की वजह से दीदी की हालत बिगड़ी थी और आज भी वही कहानी दोहरा रहे हैं। ना उन्हें तब हमारी फिक्र थी और ना आज है। ये कहते हुए नूतन जी ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। वही अंगद चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक बेहद हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वहीं दूसरी ओर घूप अंधेरा कमरा, जहां कई दिनों से एक लड़की कैद थी, उसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पूरा शरीर पसीने से भींगा हुआ था। कमरे में जरा सा भी रोशनी नहीं थी। बस दरवाजे के नीचे बनी छोटी सी दरार से आती हल्की सी किरण ही इस बात का एहसास करा रही थी कि बाहर अभी भी दुनिया मौजूद है। उसे खाना भी बस उतना ही दिया जाता था कि वह जिंदा रह सके। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। चेहरा पीला पड़ गया था। शरीर पहले से कहीं ज्यादा दुबला हो चुका था। तभी दरवाजे की दरार से आती हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह कोई और नहीं, सालू थी। लेकिन इतनी तकलीफों के बाद भी उसकी आंखों की आग जरा भी कम नहीं हुई थी। उनमें अब भी वही जीत, वही जुनून और वही विष कन्या वाला घातक आत्मविश्वास मौजूद था। उसने दांत भींचते हुए गुस्से में कहा, कौन है जिसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है? हिम्मत है तो सामने आ। क्या सोचता है मुझे इस तरह कैद करके तोड़ देगा? उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। अरे मैं सालू हूँ। 100 बार विष कन्या मरती है तो 101वीं बार फिर जन्म भी लेती है। मैं खुद अपना रास्ता बनाना जानती हूँ। यहाँ से भी निकल जाऊंगी और जिसने भी मेरे साथ यह गंदी हरकत की है उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया। सालू को अच्छी तरह याद था जिस दिन उसका किडनैप हुआ था। उसके सामने खड़ा इंसान सिर से पांव तक काले नकाब में ढका हुआ था। वह उसका चेहरा तो नहीं देख पाई थी। उसे उस समय यही लगा था कि वह आदमी मिस्टर एक्स का कोई खास आदमी है। लेकिन अब कई दिन बीत चुके थे। ना वह नकाबपोश दोबारा उसके सामने आया, ना किसी ने उससे कोई सवाल किया, ना कोई जानकारी लेने की कोशिश की। यही बात अब उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, अगर मुझे मिस्टर एक्स ने कैद करवाया है तो अब तक उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझसे कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि मैं तो खुद उसके लिए काम करती थी। तो फिर उसकी आंखें सिकुड़ गई। अगर यह मिस्टर एक्स नहीं है तो आखिर है कौन जिसने मुझे कैद कर रखा है? उसने किसी तरह खुद को संभाला और लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। कमजोर शरीर बार बार जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी जिंदा थी। उसने अपनी बाज जैसी पैनी नजरों से पूरे कमरे का एक एक कोना टटोलना शुरू कर दिया। शायद कहीं कोई दरार हो, कोई छोटा सा छेद या कोई ऐसा रास्ता जिससे वह इस कैद से बाहर निकल सके। लेकिन हर तरफ सिर्फ ठंडी, मजबूत और ऊंची दीवारें थी। बाहर निकलने का जरा सा भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सालू ने गहरी सांस ली। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद से बुदबुदाई, नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो एक दिन यहीं दम तोड़ दूंगी।
उसने फिर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन इस बार भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे इस्तेमाल करके वह अपने लिए रास्ता बना सके। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, कुछ गहरी सांसें ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर दृढ़ आवाज में बोली, घबराने से कुछ नहीं होगा सालू, तुझे ठंडे दिमाग से सोचना होगा। हर कैद का कोई ना कोई रास्ता होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। इतना कहकर उसने एक बार फिर कमरे के हर कोने को ध्यान से देखना शुरू कर दिया, इस बार सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से। लेकिन बेचारी सालू इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि इस बार वह जिस इंसान की कैद में थी उसकी कैद से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अभी तो उसकी सजा की सिर्फ शुरुआत हुई थी। फिलहाल उसे सिर्फ कैद किया गया था। असली तूफान तो अब आएगा, क्योंकि इस बार उसे भी उसी दर्द से गुजरना होगा जिस दर्द से उसने कभी दूसरे को गुजारा था। किस्मत अब उससे एक एक हिसाब बराबर करने वाली थी। वहीं दूसरी ओर वेदांश भीड़ से थोड़ा हटकर एक सुनसान जगह पर आ गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। जैसे उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी, उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक कोड नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगा लिया। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले सामने वाले की बातें सुनता रहा। अचानक उसके होठों पर एक रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में वही सातिर चमक लौट आई जो सिर्फ माफिया किंग वेदांश राठौर की पहचान थी। वह धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोला, डन, गॉट इट। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। कुछ क्षण तक उसकी नजरें दूर बर्फ से ढके पहाड़ों पर टिकी रही। फिर उसने फोन वापस जेब में रखा और मनत की तरफ लौटने के लिए कदम बढ़ा दिए। वहीं मनत एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक घूमते घूमते अनजाने में काफी आगे निकल आई थी। तभी उसकी नजर अचानक दूर एक पहाड़ी चट्टान की ओर गई। वहां एक युवती बिल्कुल खाई के किनारे खड़ी थी। इतनी किनारे कि उसका एक कदम भी आगे बढ़ता तो वह सीधे गहरी खाई में गिर जाती। यह दृश्य देखते ही मनत की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। उसकी आंखों में घबराहट उतर आई। अनजाने ही उसके मन में एक ही ख्याल आया, हे भगवान, कहीं यह लड़की। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, सुनो, क्या कर रही हो तुम, पीछे हटो। लेकिन तेज पहाड़ी हवाओं में उसकी आवाज उस लड़की तक पहुंच ही नहीं पाई। मनत की बेचैनी और बढ़ गई। उसे सचमुच लगा कहीं वह लड़की खाई में कूदने तो नहीं जा रही है। हे माता रानी, प्लीज इसे बचाओ। इतना कहकर वह बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से उस लड़की की तरफ दौड़ पड़ी। वह पूरी ताकत से दौड़ते हुए उस लड़की तक पहुंची। उसी क्षण वह लड़की शायद पीछे मुड़ने ही वाली थी, लेकिन मनत को लगा कि वह खाई में छलांग लगाने वाली है। बिना एक पल गवाए उसने झट से उसका हाथ पकड़कर पूरी ताकत से अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। मनत की कोहनी पास पड़े पत्थर से टकरा गई। उसकी कोहनी बुरी तरह छिल गई और वहां से तुरंत खून निकलने लगा। वहीं वो लड़की ठीक मनत के ऊपर गिरी हुई थी। कुछ पल तक दोनों की सांसें तेज चलती रही। जब उस लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया तो मनत कुछ क्षणों के लिए उसे देखती ही रह गई। बड़ी बड़ी मासूम आंखें, गोल सा प्यारा चेहरा, चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि कोई भी एक बार देखकर ठहर जाए। वह मुश्किल से 15-16 साल की रही होगी। इतनी प्यारी और भोली की पहली नजर में ही किसी का भी दिल जीत ले। मनत कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। फिर अचानक उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ। वह जल्दी से उठी और उस लड़की को भी सहारा देकर खड़ा किया। फिर बिना कुछ सोचे उसके दोनों कंधे पकड़कर डांटते हुए बोली, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या करने जा रही थी तुम? लड़की अभी भी हैरानी से मनत को ही देख रही थी। तभी उसकी नजर मनत की कोहनी पर गई। वहां से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखें घबरा गई। वह तुरंत बोली, या अल्लाह, आपको तो चोट लग गई है। मनत ने एक नजर अपनी कोहनी पर डाली, लेकिन अगले ही पल उसने उस दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह फिर उसे गंभीर लहजे में बोली, मेरी चोट बाद में देखेंगे,
पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम खाई में कूदने वाली थी ना? यह सुनते ही लड़की कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रही, फिर अचानक उसकी भवें सिकुड़ गई। वह हैरानी से बोली, अब कैसी बातें कर रही हैं? हम खाई में क्यों कूदेंगे? अब हैरान होने की बारी मन्नत की थी। उसने उलझन में पूछा, तो फिर इतनी खाई के बिल्कुल किनारे कर क्या रही थी तुम? लड़की ने बिल्कुल मासूमियत से जवाब दिया, वही जो हम हमेशा करते हैं। हम अक्सर यहाँ आकर खाई के किनारे बैठते हैं, नीचे बहती नदी, सामने के पहाड़ और बादलों को देखते रहते हैं। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। उसकी भोली सी बात सुनते ही मन्नत कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसे एहसास हो गया था कि उसने बिना पूरी बात जाने ही सबसे बुरा सोच लिया था। यह सुनकर उसने राहत की गहरी सांस ली। फिर उसकी नज़र एक बार फिर उस लड़की के मासूम चेहरे पर ठहर गई। मन्नत हल्की सी मुस्कुराई और संकोच भरे स्वर में बोली, सॉरी, मुझे सच में लगा था कि तुम कहीं खाई में कूदने वाली हो। लड़की यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर मासूमियत से बोली, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हमारा तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। उसकी भोली सी बात सुनकर मन्नत भी मुस्कुरा उठी। वह कुछ पल तक उसे निहारती रही, फिर बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच कहूँ, पहाड़ों की लड़कियां वाकई बहुत खूबसूरत होती है। यह सुनकर लड़की हल्का सा शर्मा गई। अब उसकी नजरें भी मन्नत के चेहरे पर टिक गई। वह मुस्कुराकर बोली, इंशाल्लाह आप भी बहुत खूबसूरत हैं और आपको देखकर लगता है कि आप यहाँ की नहीं हैं। मन्नत ने मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिला दिया, हाँ, मैं यहाँ घूमने आई हूँ। तभी लड़की की नज़र फिर मन्नत की छिली हुई कोहनी पर गई। खून अभी भी हल्का हल्का बह रहा था। उसके चेहरे पर चिंता उतर आई। वह तुरंत बोली, अरे आपको तो सच में बहुत चोट लगी है। चलिए हमारे साथ, हमारा घर यहीं पास में है। अम्मी आपकी अच्छी तरह मरहम पट्टी कर देंगी। मन्नत ने मुस्कुराकर मना किया, नहीं, इट्स ओके, मैं संभाल लूँगी। लड़की ने जिद करते हुए कहा, नहीं, जख्म को यूं ही छोड़ना ठीक नहीं होता। हमारी अम्मी कहती है इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। वैसे उसने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, हमारा नाम आयत है, आयत फारूकी। और आपका? मन्नत मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम मिसेज मन्नत वेदांश राठौर। यह सुनते ही आयत की आंखें गोल हो गई। अगले ही पल वह हंस पड़ी, बाप रे, इतना बड़ा नाम! मन्नत भी मुस्कुरा दी। क्या करूं, शादीशुदा होने का टैक्स है, आयत ने शरारत से कहा। वो तो हमें पहले ही समझ आ गया था। जिस तरह आपके हस्बैंड आपको गोद में उठाकर मंदिर तक ले जा रहे थे। इतना प्यार तो हर किसी के किस्मत में नहीं होती। फिर उसकी नज़र दोबारा मन्नत की घायल कोहनी पर गई। उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया। चलिए ना, सच में आपको बहुत चोट लगी है। अम्मी अभी मरहम पट्टी कर देंगी। मन्नत ने आसपास नज़र दौड़ाई। वेदांश अब तक वापस नहीं लौटा था। उसके पास अपना मोबाइल भी नहीं था कि उसे फ़ोन करके बता सके। उसने हल्की सी असहाय मुस्कान के साथ कहा, सॉरी आयत, मैं अभी नहीं चल सकती। मेरे हस्बैंड बस आते ही होंगे और इस वक्त मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि मैं उन्हें बता सकूं। अगर वो लौटकर मुझे यहाँ नहीं देखेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बाद में मरहम पट्टी कर लूँगी। आयत ने बिना एक पल सोचे कहा, ठीक है, तो हम भी आपके साथ यहीं बैठ जाते हैं। जब आपके हस्बैंड आ जाएंगे तब हम सब साथ में हमारे घर चलेंगे। फिर उसने मासूमियत से कहा, वैसे भी आपको चोट हमारी वजह से लगी है तो आपकी मरहम पट्टी करवाना भी हमारा फर्ज बनता है। मन्नत उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। हालांकि उसकी कोहनी में लगातार दर्द हो रहा था। खून अब भी हल्का हल्का बह रहा था। उसने अपना रुमाल निकाला और उसे घाव पर बांध दिया। फिर दोनों वहीं पास की एक चट्टान पर बैठ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। मन्नत को आयत की सादगी और मासूमियत बहुत अच्छी लग रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? आयत के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने धीरे से कहा, बस अम्मी और हम। मन्नत ने सहजता से पूछा, और अब्बू? आयत ने गहरी सांस ली। अब्बू?
हमारे बचपन में ही इस दुनिया से चले गए। उसकी आवाज़ भर आ गई। फिर हमारा एक बड़ा भाई था, लेकिन वो भी हमें छोड़कर चले गए। यह सुनते ही मन्नत का दिल कसकर सिमट गया। उसने धीरे से पूछा, कहाँ गए तुम्हारे भाई? आयत ने उदास मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। पता नहीं, एक दिन गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर माहौल हल्का करने के लिए मन्नत ने पूछा, अच्छा तुम पढ़ाई करती हो? आयत के चेहरे पर फिर हल्की मुस्कान लौट आई। जी, यहाँ कोई बड़ा स्कूल तो नहीं, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी भी चल रही है। मन्नत ने हैरानी से पूछा, और साथ में काम भी करती हो? आयत मुस्कुराकर बोली, क्या करें, अम्मी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ जो छोटा मोटा काम मिल जाए वही कर लेती हूँ। मन्नत उसकी बातें सुनती रही। ना जाने क्यों इस अनजान लड़की की सादगी, उसकी मासूमियत और उसकी सोच मन्नत के दिल को बहुत गहराई से छू रही थी। वहीं वेदांश तेज कदमों से पूरे मार्केट में मन्नत को ढूंढ रहा था। उसकी नज़र बार बार भीड़ को चिरती हुई हर दिशा में जा रही थी। तभी दूर एक चट्टान के पास उसकी नज़र मन्नत पर पड़ी, जो आयत के साथ बैठी बातें कर रही थी। उसे देखते ही वेदांश के चेहरे पर राहत की एक हल्की झलक आई, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र मन्नत की बाह पर बंधे रुमाल पर गई। रुमाल पूरी तरह खून से भीग चुका था। वेदांश की आंखें एक पल में स्याह हो गई। उसके चेहरे की सारी नरमी गायब हो गई। उसका दिल जैसे एक धड़कन के लिए रुक गया। वह लगभग दौड़ता हुआ मन्नत के पास पहुंचा। न उसने आसपास देखा, न सामने बैठी लड़की पर ध्यान दिया। सीधे घुटने के बल मन्नत के सामने बैठ गया और झटके से उसकी घायल बाह अपने हाथों में ले ली। हालांकि उसने बहुत सावधानी से पकड़ा था, लेकिन घाव पर हल्का सा दबाव पड़ते ही मन्नत के चेहरे पर दर्द की लकीर उभर आई। उसने अपने होठ भींच लिए। वेदांश की नजरें सिर्फ उस घाव पर टिकी थी। उसकी आंखों में चिंता, गुस्सा और बेचैनी एक साथ दिखाई दे रही थी। उसने बेहद दबे लेकिन सख्त स्वर में पूछा, यह चोट कैसे लगी आपको? मन्नत ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसे देखकर ही समझ गई कि उसका वी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वह हल्का सा हकलाते हुए बोली, वो वी असल में। लेकिन वेदांश की नजरें अब भी उसी घाव पर जमी थी। उसने पहले से भी अधिक कठोर आवाज में दोबारा पूछा, मैंने पूछा यह चोट कैसे लगी आपको? मन्नत ने धीरे से अपने होठ भींचे और मासूमियत से बोली, वो आयत को बचाने के चक्कर में लग गई। दरअसल मुझे लगा कि, लेकिन वेदांश ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। इस समय उसका दिमाग पूरी तरह गुस्से और घबराहट से भरा हुआ था। उसे बस इतना दिखाई दे रहा था कि मन्नत घायल है। उसके भीतर एक ही बात बार बार गूंज रही थी, जब भी मैं इन्हें एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ता हूँ, यह कोई न कोई मुसीबत अपने ऊपर ले ही लेती हैं। वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी तेज धड़कनों से साफ पता चल रहा था कि मन्नत की यह छोटी सी चोट भी उसे अंदर तक हिला चुकी थी। वहीं आयत एकटक वेदांश के चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वेदांश ने अपनी भींची हुई मुट्ठियों को धीरे धीरे ढीला किया और किसी तरह खुद पर काबू पाया। फिर गंभीर स्वर में बोला, चलिए जान, इस चोट का तुरंत इलाज करना होगा। मन्नत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वी मेरी बात तो सुनिए। मगर इस समय वेदांश सुनने की हालत में बिल्कुल नहीं था। तभी आयत की मीठी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अगर आप बुरा ना माने तो हमारे घर चलिए, यहाँ से मेडिकल स्टोर बहुत दूर है। अम्मी इनकी अच्छी तरह मलहम पट्टी कर देंगी। वेदांश के कदम वहीं रुक गए। धीरे धीरे उसने पहली बार ध्यान से आयत की तरफ देखा। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और उनमें छलकती सच्ची चिंता। वह कुछ क्षण तक उसे बिना कुछ बोले देखता रहा। तभी मन्नत जल्दी जल्दी बोली, वी यह आयत है। और फिर उसने पूरी घटना शुरू से आखिरी तक वेदांश को बता दी। कैसे उसे लगा कि आयत खाई में कूदने वाली है, कैसे उसने उसे खींच लिया और कैसे खुद घायल हो गई। पूरी बात सुनने के बाद वेदांश की मुठ्ठियां एक बार फिर कस गई। उसने गहरी नज़र से मन्नत को देखा। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी,
क्या पूरी दुनिया की जिम्मेदारी इन्होंने अकेले ले रखी है? अपनी जरा भी परवाह नहीं, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वह जानता था कि इस समय मन्नत पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं था। आयत ने हिम्मत जुटाकर फिर कहा, आप लोग हमारे घर चलिए ना। सच मानिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमारी वजह से इन्हें चोट लगी है, और यहाँ आसपास कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं है। जो एक है वो भी बहुत दूर है, इसलिए अम्मी ही इनकी मरहम पट्टी कर देंगी। इतना कहते कहते आयत की आवाज़ धीमी पड़ गई। ना जाने क्यों वेदांश के चेहरे की कठोरता देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो सामने खड़ा यह आदमी बाहर से जितना शांत दिख रहा है, अंदर से उतना ही बेचैन है। वहीं मन्नत ने धीरे से वेदांश के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और हल्का सा दबाव बनाते हुए बोली, वी प्लीज शांत हो जाइए। सच में इतनी भी ज्यादा चोट नहीं लगी है। वह झूठ बोल रही थी। घाव गहरा था, दर्द भी लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी पहली कोशिश सिर्फ एक थी, किसी तरह वेदांश को शांत करना। वहीं वेदांश ने गहरी सांस ली, फिर बिना किसी भाव के बोला, जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। यह सुनते ही आयत का चेहरा उतर गया। उसे सचमुच बुरा लगा। आखिर अनजाने में ही सही, मन्नत उसकी वजह से घायल हुई थी। मन्नत ने तुरंत वेदांश का हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोली, वी ये क्या तरीका है? मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र है और आपका गुस्सा भी मैं समझती हूँ, लेकिन वो अभी बच्ची है। अगर इतनी मासूमियत से हमें अपने घर चलने के लिए कह रही है तो उसमें बुराई ही क्या है? वैसे भी मेडिकल स्टोर सच में बहुत दूर है और हमारा हेलीकॉप्टर तक पहुँचने में भी आधा घंटा लग जाएगा। तब तक मेरी चोट ऐसी ही रहेगी। उसने मुस्कुराकर और मासूमियत से वेदांश की आंखों में देखा। चलते हैं ना, इनकी अम्मी से भी मिल लेंगे। वेदांश ने एक बार फिर मन्नत की तरफ देखा, फिर उसकी नज़र सीधे उसकी घायल कोहनी पर जाकर ठहर गई, जहां से अब भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। उस घाव को देखकर उसके सीने में कैसी बेचैनी उठ रही थी, यह सिर्फ वही जानता था। उसने किसी तरह अपने भीतर उठ रहे गुस्से और बेचैनी को दबाया, वरना उसकी यह शरारती जान उसे पागल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसने गहरी सांस ली, फिर शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोला, ठीक है। यह सुनते ही आयत का उदास चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। वह मुस्कुराते हुए बोली, आइए, हमारा घर यहीं पास में है। वहीं दूसरी ओर सहानी सिद्धार्थ के केबिन के बाहर खड़ी थी। डील के बाद उसे प्रोजेक्ट हेड बनाया गया था, यानी अब उसे रोज सिद्धार्थ रायचंद के साथ काम करना था। वहीं सिद्धार्थ अपने केबिन के अंदर खिड़की के पास खड़ा था। उसकी गहरी नजरें बाहर खड़ी सहानी पर टिकी थी। होठों पर वही रहस्यमयी तिरछी मुस्कान थी। वह धीमे से बुदबुदाया, वेलकम मिस सहानी। ऑफिस में तो आपकी एंट्री हो ही चुकी है, अब बारी है आपकी जिंदगी में मेरी एंट्री की। उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। तभी सहानी ने हल्के से दरवाजा नॉक किया। अंदर से शांत आवाज आई, कम इन। सहानी ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सिद्धार्थ सोफे पर बैठा था और उसके दाएं हाथ से लगातार खून बह रहा था। फर्श पर भी खून के कुछ बूंदें गिर चुकी थी। सहानी का गला सूख गया। वह लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और घुटनों के बल बैठ गई। ओ माय गॉड सिद्धार्थ, आपके हाथ से कितना खून निकल रहा है। ये कैसे हुआ? आपको इतनी गहरी चोट कैसे लग गई? उसकी आवाज में साफ घबराहट थी, लेकिन सिद्धार्थ की नजरें सिर्फ सहानी के चेहरे पर टिकी थी। वह उसके चेहरे पर उभर रही बेचैनी, घबराहट और उसकी आंखों में अपने लिए दिख रही चिंता को ध्यान से पढ़ रहा था। उसी पल उसके होठों पर एक बेहद हल्की संतुष्ट मुस्कान उभर आई, क्योंकि यही तो वह देखना चाहता था। दरअसल कुछ देर पहले उसने यह चोट खुद अपने हाथ पर पहुंचाई थी। जानबूझकर उसने पानी का गिलास अपने हाथ में इतनी जोर से दबाया कि कांच टूट गया। टूटे हुए कांच के टुकड़े उसकी हथेली में धंस गए और खून बहने लगा। लेकिन उसे उस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता हमेशा प्यार नहीं होता,
कई बार दर्द इंसान को उससे कहीं ज्यादा गहराई से बांध देता है, और आज सिद्धार्थ ने उसी दर्द से सहानी के दिल में अपने लिए पहली जगह बनाने की चाल चली थी। वहीं सहानी ने एक नज़र सिद्धार्थ के चेहरे पर डाली। उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत बोली, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, जल्दी बताइए। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे हल्के से सामने रखी कैबिनेट की ओर इशारा कर दिया। सहानी फौरन वहां गई, फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर वापस आई और उसके सामने सोफे पर बैठ गई। उसने बड़ी सावधानी से सिद्धार्थ की हथेली से बहता खून साफ करना शुरू किया। कांच के छोटे छोटे टुकड़े निकालते समय उसके हाथ बेहद नरमी से काम कर रहे थे। फिर उसने एंटीसेप्टिक लगाया और पट्टी बांधने लगी। पट्टी बांधते हुए उसने हल्की नाराजगी से पूछा, ये सब कैसे हुआ सिद्धार्थ? आपके हाथ में इतनी गहरी चोट कैसे लग गई? सिद्धार्थ कुछ पल चुप रहा, मानो उसके सवाल से उसका ध्यान टूटा हो। फिर बिल्कुल सामान्य स्वर में बोला, कुछ खास नहीं, ध्यान नहीं रहा, पानी पी रहा था। अचानक गिलास हाथ से फिसल गया। उसे पकड़ने की कोशिश की और कांच मेरे हाथ में टूट गया। सहानी ने उसकी बात बिना कुछ कहे सुनी। उसे इस जवाब में कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने इस वक्त ज़्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। उसने आखिरी गांठ बांधते हुए धीमे स्वर में कहा, अपना ध्यान रखा कीजिए, इतनी लापरवाही कम से कम आपसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये कहते समय उसकी आवाज़ में शिकायत कम और चिंता ज़्यादा थी। सिद्धार्थ चुपचाप उससे देखता रहा। उसकी नजरें सहानी के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी, मानो उसकी हर धड़कन और हर भावना को अपने भीतर कैद कर लेना चाहता हो। तभी केबिन का दरवाजा खुला और सिद्धार्थ का असिस्टेंट तेजी से अंदर आया। जैसे उसकी नज़र सिद्धार्थ के हाथ पर बंधी ताजी पट्टी और फर्श पर पड़े खून के धब्बों पर गई, वह घबरा गया। उसके होठों तक कुछ शब्द आ ही थे कि सिद्धार्थ ने बेहद हल्के से अपनी आंखों से उसे इशारा किया। बस एक इशारा और उसका असिस्टेंट तुरंत सब समझ गया। उसने अपने होठ भींच लिए और बिना कुछ कहे खुद को संभाल लिया। तभी सिद्धार्थ ने बिल्कुल सामान्य स्वर में पूछा, क्या बात है? असिस्टेंट तुरंत बोला, सर बस आपको याद दिलाने आया था कि कुछ देर बाद आपकी एक मीटिंग है और उसके बाद साइट विजिट भी शेड्यूल में है। सिद्धार्थ ने हल्के से सिर हिलाया, ओके तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। असिस्टेंट ने एक बार सहानी की तरफ देखा, फिर सिर झुकाकर केबिन से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही सहानी ने फाइल अपनी गोद में रखते हुए बोली, अगर आप ठीक है तो हम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमें साइट भी देखनी है। सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, बिल्कुल, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? आज पहली बार आप मेरे ऑफिस आई हैं, पहले आराम से बैठिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। फिर उसने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपके लिए कॉफ़ी मंगवाता हूँ। उसकी नज़रें अब भी सहानी के चेहरे पर ही टिकी थी, मानो हर छोटी सी बात के बहाने वह उसके साथ कुछ पल और बिताना चाहता हो। सहानी ने बस हल्के से सिर हिलाया। फिर उसकी नज़रें पूरे केबिन में घूमने लगी। वाकई सिद्धार्थ का केबिन बेहद आलीशान और शानदार था। हर चीज़ अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, लकड़ी की शानदार फिनिश और शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, पूरा माहौल उसकी शख्सियत की तरह ही रॉयल था। कुछ पल वह केबिन को देखती रही, फिर अपनी फाइल खोलकर प्रोजेक्ट के कुछ पॉइंट्स देखने लगी। वहीं सिद्धार्थ अपनी चेयर पर बैठा चुपचाप उसे ही देख रहा था। आज शायद पहली बार वह सहानी को इतने गौर से देख रहा था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उसने उसे कभी देखा नहीं था या उससे बात नहीं की थी, लेकिन आज उसकी नज़रें जैसे सहानी के चेहरे पर ठहर सी गई थी। सहानी की सादगी, उसकी मासूमियत और बिना किसी बनावट के उसका व्यक्तित्व अनजाने में ही सिद्धार्थ का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह चाहकर भी अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा नहीं पा रहा है। तभी असिस्टेंट कॉफ़ी ट्रे में रखकर अंदर आया। उसने दोनों के सामने कॉफ़ी रखी और चुपचाप बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने गहरी आवाज़ में कहा, मिस सहानी, आपकी कॉफ़ी। सहानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कप उठाया और धीरे धीरे कॉफ़ी पीने लगी। उसी दौरान उसकी नज़र अचानक सिद्धार्थ पर गई। सिद्धार्थ ने भी अपना कॉफ़ी मग उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके दाएं हाथ में पट्टी बंधी होने की वजह से उसकी पकड़ मजबूत नहीं बन पा रही थी।
वह एक दो बार कोशिश करके भी मग ठीक से नहीं उठा पाया। यह देखकर सहानी की भवें हल्की सी सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव फिर से लौट आए। वह कुछ पल तक असमंजस में बैठी रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी सिद्धार्थ ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीमे स्वर में कहा, इट्स ओके मिस सहानी, आप आराम से अपनी कॉफ़ी एंजॉय कीजिए। लगता है आज मेरे नसीब में कॉफ़ी पीना नहीं लिखा है। उसकी आवाज़ में हल्का सा दर्द था या फिर वह सिर्फ एक एक्टिंग था, यह समझ पाना मुश्किल था। सहानी कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं मदद कर दूं? यह सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें और भी गहरी हो गई। उसके होठों पर एक बेहद हल्की मुस्कान आई, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। उसने शांत स्वर में पूछा, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? सहानी एक पल के लिए झिप गई। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वह आराम से कॉफ़ी पी रही है और सिद्धार्थ अपने घायल हाथ की वजह से एक घूंट भी नहीं पी रहा है। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, फिर अपनी कुर्सी उठाकर सिद्धार्थ के बिल्कुल पास खिसका ली। वह उसके बगल में बैठ गई। धीरे से उसने सिद्धार्थ का कॉफ़ी मग उठाया और बिना कुछ कहे उसे उसके होठों की तरफ बढ़ा दिया। एक पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई। दूरी बेहद कम रह गई थी। सहानी की सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थी। वहीं सिद्धार्थ बिना पलक झपकाए सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसने कॉफ़ी का एक छोटा सा घूंट लिया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी सहानी के चेहरे से नहीं हटी थी। उसी पल सहानी के चेहरे पर आई बालों की एक लट बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। अनजाने में सिद्धार्थ का हाथ खुद ब खुद उठ गया। उसने बेहद नरमी से वह लट उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे कर दी। एक पल, बस एक पल के लिए समय जैसे थम गया। सहानी के पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसके हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग वहीं ठहर गया। उसकी सांसें अटक गई और उसकी नज़रें सीधे सिद्धार्थ की आंखों में जाकर ठहर गई। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट तक महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ भी कुछ क्षण तक उसे देखता रह गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। यह सब बिल्कुल अनजाने में हुआ था, लेकिन ना जाने क्यों उसे यह एहसास अच्छा लगा। वहीं सहानी की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। उसे लगा जैसे अगर एक पल और वहां बैठी रही तो शायद खुद पर काबू नहीं रख पाएगी। उसने तुरंत कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और अपनी कुर्सी पीछे खिसका ली और हल्की सी घबराई आवाज़ में बोली, मिस्टर सिद्धार्थ, आई थिंक हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ये कहते हुए वो लगातार अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी, मानो वो खुद से ही अपनी नज़रें चुराने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि वह दोबारा किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। उसने अपने दिल के चारों ओर बहुत पहले ही एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी, लेकिन आज पहली बार उसका अपना दिल ही उस दीवार के खिलाफ बगावत करने लगा था और यह एहसास उसे खुद से भी ज़्यादा डरा रहा था। वहीं दूसरी ओर आयत, मन्नत और वेदांश तीनों एक छोटे से घर के सामने खड़े थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बेहद साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। आंगन में रंग बिरंगे फूलों के गमले रखे थे। लकड़ी की छोटी सी बैल्कनी पर भी फूलों की बेलें लिपटी हुई थी। घर को देखकर ही महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे बहुत प्यार से संवार रखा है। आयत ने अंदर जाते ही आवाज़ लगाई, अम्मी जरा बाहर आइए। अंदर से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई। उनकी आंखों में अपनापन और चेहरे पर सादगी झलक रही थी। जैसे उनकी नज़र वेदांश और मन्नत पर पड़ी, उन्होंने सवालिया नज़रों से आयत की तरफ देखा। आयत जल्दी जल्दी बोली, अम्मी ये लोग हमारे गांव में घूमने आए हैं, इनका नाम मन्नत है। फिर वो अचानक रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि वेदांश का परिचय कैसे कराए। वह असमंजस में कभी मन्नत को देखती तो कभी वेदांश को। तभी मन्नत ने मुस्कुराकर कहा, इन्हें भाईजान कह सकती हो या भाई। यह सुनते ही वेदांश ने बिना कोई भाव बदले मन्नत की तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे कह रही थी, सच में जान, दुनिया भर के रिश्ते बांटने का ठेका भी आपने ही ले रखा है। मन्नत ने चुपके से उसकी तरफ देखकर मासूम सी मुस्कान दे दी। आयत खुशी से बोली, सच? तो क्या मैं आपको भाईजान कह सकती हूँ? वेदांश ने बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया, जो आपका मन करे वही कह सकती हैं।
आयत मुस्कुरा उठी। ठीक है भाईजान। वह दोनों को अंदर ले गई। बैठक में लकड़ी की साधारण लेकिन साफ सुथरी कुर्सियां रखी थी। वेदांश और मन्नत वहीं बैठ गए। आयत की अम्मी बिना समय गवाए दवा का डिब्बा लेकर आई। उन्होंने बहुत प्यार और सावधानी से मन्नत की कोहनी अपने हाथों में ले ली। पहले साफ पानी से घाव को धोया, फिर दवा लगाकर धीरे धीरे मरहम पट्टी करने लगी। उनके हाथों में एक माँ की ममता थी, आंखों में चिंता और चेहरे पर ऐसा अपनापन मानो मन्नत कोई अनजान मेहमान नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी हो। मन्नत भी उन्हें चुपचाप देख रही थी। मरहम पट्टी पूरी होते ही आयत मुस्कुराकर बोली, आप लोग बैठिए, हम अभी आपके लिए चाय बनाकर लाते हैं। वेदांश तुरंत मना करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मन्नत उत्साह से बोल पड़ी, ठीक है, बहुत मजा आएगा। यह सुनते ही वेदांश ने उसे ऐसी नज़रों से देखा कि मन्नत ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। उसे अच्छी तरह पता था इस समय उसका वी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसकी नज़रें साफ कह रही थी, इन्हें चोट लगी हुई है और मैडम को इस वक्त चाय पीने की पड़ी है। आयत अंदर चली गई। वहीं उसकी अम्मी ने प्यार से मन्नत के सिर पर हाथ फेरा। मन्नत मुस्कुराकर बोली, थैंक यू आंटी। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान से जवाब दिया। उनकी आंखों में ममता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे वो अंदर गई, वेदांश ने तुरंत कहा, अब चलिए, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, रात होने वाली है। मन्नत ने तुरंत मुंह बना लिया, कैसी बातें कर रहे हैं वी, आयत हमारे लिए चाय बनाने गई है, अब ऐसे ही उठकर चले जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा उसे। थोड़ी देर बैठ जाइए ना, वेदांश ने उसे घूरते हुए कहा। आपको हो क्या गया है? अभी कुछ देर पहले तक तो कह रही थी कि आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ वक्त बिताना है, और अब यहाँ नए नए रिश्ते बनाने बैठ गई हैं। मन्नत ने बच्चों जैसी शक्ल बनाकर धीरे से कहा, प्लीज वी, देखिए ना, वह बच्ची है और उसकी अम्मी भी कितनी अच्छी है। वेदांश ने बस गहरी सांस लेकर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। उसे समझ आ गया था अब इस लड़की से बहस करना बेकार है। उसी समय आयत ट्रे में चाय लेकर वापस आ गई। उसने मुस्कुराते हुए दोनों के सामने कप रख दिए। वेदांश ने चाय की तरफ देखा तक नहीं, वह चाय पीता ही नहीं था। मन्नत यह बात जानती थी। वह मुस्कुराकर बोली, आयत, वी चाय नहीं पीते, लेकिन मैं जरूर पीऊंगी। आयत तुरंत बोली, तो हम आपके लिए कुछ और लेकर आते हैं। तभी वेदांश ने शांत स्वर में कहा, जरूरत नहीं है। मन्नत चाय का कप उठाने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने आयत की अम्मी की तरफ देखा, जो चुपचाप रसोई में कुछ काम कर रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, आयत, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? आयत ने अपना सिर हिला दिया। पूछिए। मन्नत ने संकोच से पूछा। वो आंटी कुछ बोलती नहीं है क्या? मेरा मतलब, क्या उन्हें सुनाई नहीं देता? दरअसल हम जब से आए हैं उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। या फिर इतना सुनते ही आयत के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है, अम्मी सब सुन सकती हैं। लेकिन उनकी आवाज़ चली गई। यह सुनते ही मन्नत का चाय का कप हवा में ही रुक गया। दूसरी तरफ वेदांश की भौवें भी हल्की सी सिकुड़ गई। आयत ने भारी आवाज़ में आगे कहा, भाईजान के जाने के बाद अम्मी रोज उनका इंतजार करती रहीं, हर दिन हर शाम। उन्हें उम्मीद रहती थी कि शायद आज वह लौट आएंगे, लेकिन जब साल बीत गए और भाईजान वापस नहीं आए तो उस सदमे ने अम्मी को अंदर से तोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया और फिर एक दिन उनकी आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। इतना कहते कहते आयत की आंखों से आंसू छलक पड़े। मन्नत तुरंत अपनी जगह से उठी और उसके पास जाकर बैठ गई। उसने प्यार से आयत का हाथ थाम लिया। अरे रोते नहीं हैं, प्लीज़ शांत हो जाओ। देखना, एक दिन तुम्हारे भाईजान जरूर वापस लौट आएंगे। वहीं वेदांश चुपचाप बैठा आयत को देख रहा था। ना जाने क्यों उसका चेहरा उसे अजीब सा परिचित लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसने इस मासूम चेहरे को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, यह बात उसे बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मन्नत मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। अब हमें चलना चाहिए आयत, सच में तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने आयत की अम्मी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। आयत की अम्मी ने जवाब में बस हल्की सी मुस्कान दी और प्यार से अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दे दिया।
मन्नत मुस्कुराते हुए बाहर की ओर बढ़ गई। वहीं वेदांश भी उसके पीछे निकलने ही वाला था कि अचानक उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसकी नज़र कमरे के एक कोने में रखी छोटी सी लकड़ी की मेज पर जा टिकी। वहाँ एक पुराना सा फोटो फ्रेम रखा हुआ था। ना जाने क्यों उस तस्वीर ने उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी भवें बुरी तरह सिकुड़ गई। वह धीरे धीरे उस मेज की तरफ बढ़ा, फोटो फ्रेम अपने हाथ में उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। चेहरे के सारे भाव जैसे एक पल में गायब हो गए। वह बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ खड़ा था। अनजाने में उसकी मुठ्ठियां तस्वीर पर कसी हुई थी। तस्वीर में दो युवक कंधे पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रहे थे। उनमें से एक चेहरा आयत से बेहद मिलता जुलता था और दूसरा, जिससे वेदांश अपनी गहरी नज़रों से बस देख रहा था, बहुत गहराई से, बहुत करीब से। वेदांश ने धीरे से नज़र उठाकर आयत की तरफ देखा, फिर फोटो की तरफ। कुछ पल तक दोनों चेहरों का मिलान करता रहा। आखिरकार उसने गंभीर स्वर में पूछा, ये तुम्हारे कौन है? वेदांश की आंखों में अचानक ठंडक उतर आई थी। क्या उस तस्वीर में दिख रहा शख्स आयत का खोया हुआ भाई है, या फिर वेदांश का अतीत उससे कहीं ज़्यादा गहरा जुड़ा हुआ है? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। आज का एपिसोड कैसा लगा अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।